नमस्ते साथियों, मैं श्रीमाली सर। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है किसी नाम से? अहम यह है कि आपका धर्म क्या है। आज के दिनों में कुछ इसी प्रकार की जो खबरें हैं वो न्यूज़ चैनलों में दिखाई जा रही है। एक बहुत ही निंदनीय जो घटनाएं हुई है पाकिस्तान की ओर से, जो निंदनीय कार्य किए गए हैं पहलगाम में, उससे हम अछूते नहीं हैं। लेकिन अब आगे वाले दिनों में क्या होने वाला है और किस प्रकार से एक व्यक्ति की सोच होनी चाहिए, आपकी और मेरी किस प्रकार की राय होनी चाहिए, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो पूरी तरह से उस खबर से जुड़ा हुआ है और साथ में ही आपके मेरे विचारों को प्रदर्शित करता है। देखिए साथियों, पहलगाम में जो हुआ वो बहुत ही निंदनीय कार्य पाकिस्तान की ओर से था। जो पर्यटक वहाँ आए, मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता था, उसको आज एक कब्रिस्तान की तरह, एक खौफनाक जगह की तरह और बिल्कुल खाली सा वहाँ पर कर दिया। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और समझते हैं कि क्या भारत पाकिस्तान युद्ध होने जैसी कंडीशन है और क्या भारत पाकिस्तान युद्ध हो सकता है, क्या क्या इसके मायने हैं और किस तरीके से भारत को इसको लाभ है या पाकिस्तान से इस चीज़ को लाभ है। उस विषय वस्तु पर आज हम बात करेंगे। हम अगर बात करें विश्व के मानचित्र की, तो भारत और पाकिस्तान और उसके बाद में अफगानिस्तान, ये तीनों आपस में लगे हुए देश हैं और उसके साथ में ही जो चाइना है वो यहाँ स्टैंड करता है। बेहतर तरीके से हम जानते हैं कि चाइना पूरी तरह से इस पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। वहीं आज जो भारत के दृष्टिकोण में या भारत के लिए सबसे बड़ी परेशानी बने हुए हैं वो दो राष्ट्र हैं, एक है पाकिस्तान, एक है बांग्लादेश। और अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान को और बांग्लादेश को जो संरक्षण दे रखा है वो चाइना को। लेकिन फिर भी यहाँ ये जो घटना हुई है पहलगाम में, वहां पर चाइना ने, बांग्लादेश ने, दोनों ने ये कहा है कि ये एक निंदनीय आतंकवादी घटना है जो नहीं होनी चाहिए थी और हम इसकी निंदा करते हैं। तो एक बेसिक सी एक हम बात समझ सकते हैं कि भारत ने अपनी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली है और जो नैतिक दबाव है वो पूरे विश्व में हम देख रहे हैं। इवन दैट हम चाइना से भी कमेंट करवा रहे हैं और बांग्लादेश से भी कमेंट करवा रहे हैं। इस सिचुएशन के बावजूद भी सभी ये सोच रहे थे कि जो बांग्लादेश है उस पर भारत अटैक कर सकता है, यानी कि बांग्लादेश का जो हिस्सा है वो भारत में आ सकता है। जो यूनूस की सरकार है उसकी कुछ हलचलों से हम काफी समय से देख रहे हैं इस चीज को। लेकिन वहीं एक अचानक से घटना आ जाती है पाकिस्तान की ओर से और अटैक हो जाता है। जो पहलगाम की घटना होती है वो घटना सभी विश्व के सभी देशों की नजरों में आ जाती है। यूनाइटेड स्टेट ये कहता है कि हम भारत के साथ हैं, रशिया जो हमारा काफी अच्छा मित्र है वो कहता है कि हम भारत के साथ हैं, इटली, चाहे चाहे इटली हो, फ्रांस हो, इजराइल हो, हर जो राष्ट्र है वो सभी भारत के साथ आज खड़ा है। तो भारत की पोजीशन बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर बनी हुई है, यानी कि विश्व में बनी हुई है। लेकिन क्या भारत को वॉर की तरह धकेला जा रहा है या भारत वॉर की तरफ खुद जाना चाहता है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन इससे पहले हम थोड़ी सी पृष्ठभूमि इसकी समझ लेते हैं। पाकिस्तान से जो हमला हुआ कुछ इस तरीके से, यहाँ पर कश्मीर का हिस्सा है और वहां पर जो पहलगाम है, जो मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है, काफी पर्यटन यहाँ पे आते हैं, वो हिस्सा टारगेट किया जाता है। ये बिल्कुल हम कह सकते हैं कि ये जो टारगेट हुआ है सोचा समझा टारगेट है। बहुत वेल ट्रेंड जो आतंकवादी थे वो यहाँ पर अटैक करते हैं और चुन चुन के एक विशेष समुदाय को चुन के मारते हैं। कुछ जो ईसाई है, यानी कि एक व्यक्ति ईसाई भी है, एक व्यक्ति मुस्लिम्स भी इसमें मारा गया है। तो लेकिन उनका मेन जो टारगेट था वो हिंदू था और उन्होंने यही पूछकर यहाँ पर अटैक किया है। अब बहुत लंबे समय से जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जब से वहां की सरकार बदली है, यहाँ से पूरा ध्यान हटके यहाँ आ जाता है, पाकिस्तान की ओर आ जाता है। तो ये सारा सिनेरियो जैसे ही क्रिएट होता है वैसे ही पाकिस्तान पर लगातार दबाव बनता जाता है और हम समझते हैं इस चीज को कि आखिरकार इसके पीछे है कौन, क्यों ये हमला हुआ
और क्या भारत को युद्ध जैसा जो कदम है वो उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। सबसे पहली बात है कि कौन है वो लोग जिन्होंने ये कार्य किया। ठीक है, तो यहाँ पर दो तीन चीजें आ जाती हैं। कौन सी? क्या ये कश्मीरी मुसलमान थे या फिर ये पाकिस्तानी मुस्लिम थे? तो कश्मीरी मुसलमान ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हम पिछली बार में कुछ आंकड़े देखें तो उसमें यह पता चलता है कि 2 लाख से 2.5 लाख तक जो पर्यटक थे वो वहां पर जाते हैं, कश्मीर में जाते हैं। लेकिन जब धारा 370 हटती है और 370 हटने के बाद में जो पर्यटन है वो लगभग 2 करोड़ से 2.5 करोड़ के आसपास यहाँ पहुंच जाती है। तो सामान्य सी एक बात यहाँ पहुंच जाती है कि अगर किसी राज्य में पर्यटकों द्वारा, और कश्मीर में मेनली है क्या कि पर्यटन है वही उनका मुख्य व्यवसाय है, ना वहाँ बेहतर कृषि की जा सकती है, ना कोई और रिफॉर्म कार्य किया जा सकता है, ना वहाँ फैक्ट्री स्टेबल की जाती है, क्योंकि बहुत सारा पहाड़ी इलाका है। तो कश्मीर के जो लोकल लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व होंगे या नहीं? तो मुझे ऐसा लगता है कि कश्मीर के जो ऐसे लोग यहाँ पर जो पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग खुद कहते हैं कि भाई इलेक्शंस की आवश्यकता नहीं है, इलेक्शंस क्यों कराएं। खैर सुप्रीम कोर्ट का भी यहाँ पर एक फेलियर माना जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में दबाव बनाया केंद्र सरकार की ओर से, जो राष्ट्रपति शासन वहाँ लगा हुआ था, केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ था, तो वो बेटर कार्य कर रहा था। फिर यहाँ पे उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में वापस सरकार बनती है, तो वहां पर भी एक, क्योंकि देखिए एक केंद्र शासित प्रदेश होने से काफी कंट्रोल होता है एक राज्य पर, वहीं जो मुख्यमंत्री होता है उस पर थोड़ी सी लिमिटेशन हो जाती है किसी राज्य को लेकर। अब देखते हैं कि भाई जो कश्मीरी पीपल्स हैं, यानी जो कश्मीरी लोग हैं, क्या वो ऐसा चाहते हैं? तो कश्मीरी लोग यहाँ पे नहीं चाहेंगे कि इस तरीके का काम हो। और क्यों ही चाहेंगे? जिस देश से उसको आर्थिक लाभ मिलता हो, जिनका पेट भरता हो, आमदनी जो शुरू हो जाए, पैसा आता हो, उस वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे। लेकिन हाँ, अपवाद हो सकते हैं कि लोकल लोगों के बिना इतना बड़ा अटैक करना संभव नहीं था। और रिपोर्ट्स तो ये भी कहती है कि यहाँ पे बहुत सारे जो आतंकवादी थे पहले से आए, सर्वे किया, उन्होंने होटलों की भी तलाशी ली थी वगैरह, मतलब बहुत सारी चीजें देखी, उसके बाद में ये यहाँ पर आए और पूरी प्लानिंग के साथ में ये युद्ध होता है। लेकिन कश्मीरी पीपल्स जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि ये सारा कार्य हो। कुछ लोकल्स पीपल को छोड़ के, लोकल पीपल थे, और ऐसा रूमर्स भी आ रहे थे और ऐसे कहा भी जा रहा था कि लोकल स्टोर्स जो थी पहलगाम में वो सारी वहां से रिमूव हो जाती है अचानक से। तो एक संदेश वहां पर जा सकता है। दूसरा, क्या पाकिस्तानी जो मुस्लिम्स हैं या पाकिस्तानी जो लोग हैं, हम ये कह सकें, क्या वो कर सकते हैं? तो संभावनाएं हो सकती है। तो अब पाकिस्तान में कौन कौन से, कि क्या पाकिस्तान के पीपल जो लोग हैं वो करेंगे? तो वो क्यों ही करेंगे और उनकी क्या ही परेशानी होगी? जो जनता है उनको क्या दिक्कत होती होगी? जो पाकिस्तान खुद परेशान है बलूचिस्तान और सिंध प्रांत को लेकर, तो वहां की जनता शायद ऐसा ना करें। कुछ अपवाद होते हैं, हर देश में होते हैं, तो वहां उन कुछ लोगों को छोड़कर पाकिस्तान, क्योंकि देखिए जहां पर दाल का भाव 1200 के रुपए के आसपास हो, जहां आटे का भाव 600 रुपए के आसपास हो, जो लोग खुद परेशान हो भूखमरी से, उन्हों को ये नहीं लगता है कि भारत पर अटैक करना चाहिए, भारत पर इस तरीके का काम करना चाहिए। दूसरा, क्या पाकिस्तान की सरकार ये कर सकती है? तो हाँ, एक ऑप्शन हो सकता है कि सरकार ऐसा कर सकती है, क्योंकि इमरान खान की सरकार के बाद में जो सरकार वापस बनी है वो सरकार काफी विरोध करती रही है हमेशा भारत सरकार का। तीसरा है कि क्या यहाँ की आर्मी हो सकती है? तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि यहाँ की आर्मी हो सकती है, क्योंकि जो यहाँ की आर्मी है और बांग्लादेश की आर्मी है वो अलग तरीके से काम करती है और भारत की आर्मी अलग तरीके से काम करती है। यहाँ की आर्मी सर्वोपरि रहती है, सारा कार्य यही संभालती है, किस तरीके से सरकार बनेगी वो भी यही देखती है। तो आर्मी एक ऑप्शन हो सकता है कि आर्मी होगी और 100% इसमें, तो ये सरकार और आर्मी दोनों का मिला जुला एक कार्य हो सकता है। तीसरी बात है कि आर्मी में भी एक व्यक्ति ऐसा है जो यहाँ पर असीम मुनीर, जो चीफ कमांडर है असीम मुनीर, तो वो हो सकता है कि ये कार्य करवा दें, क्योंकि इन्होंने अभी कुछ ही समय पहले एक भाषण दिया था और उस भाषण में कहा भी था कि हिंदू और मुस्लिम एक नहीं हो सकते, हिंदू और उनका धर्म अलग है, उनके कार्य अलग हैं, उनकी संस्कृति अलग है। उसके बाद ये अटैक हुआ है। तो स्ट्रॉन्ग जो र्यूमर्स है या स्ट्रॉन्ग जो पॉसिबिलिटी बनती है
वो इस व्यक्ति को लेकर बनती है और दूसरा बनती है आर्मी को लेकर। अब ये सारा सिनेरियो क्यों क्रिएट होता है और ये सारा सिनेरियो क्यों बनता है, उसके पीछे की हम थोड़ी सी स्टोरी समझते हैं। देखिए, पाकिस्तान का जो हम मैप देखते हैं कुछ डोगी की तरह है और उनके जो लक्षण है वो भी कुछ कुत्ते की तरह ही है, लेकिन हम ये देखते हैं कि काफी लंबे समय से जो बलूचिस्तान वाला प्रांत है, ये वाला जो प्रांत है, ये पाकिस्तान से अलग होना चाह रहा है और ये अलग राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये बिल्कुल मैच्योर है और हो सकता है इसका पाकिस्तान का 9वां माह चल रहा हो और इसकी डिलीवरी हो भी जाए बहुत जल्दी और एक खुशखबरी भी आपको मिल जाए कि हाँ, पाकिस्तान के बच्चा हुआ है। ठीक है, तो एक ये कार्य हो सकता है। दूसरा है ये सिंध प्रांत, क्योंकि देखिए सिंधु नदी का पानी यही आता है, जो मैं आपको समझाऊंगा, इसी को इफेक्ट कर रहा है। तो ये दोनों प्रांत ऐसे हैं जो खुद अलग अलग हो सकते हैं। हम ये समझ सकते हैं कि अगर ये 9 महीने का बच्चा है तो ये हो सकता है कि 6 महीने का बच्चा हो, तो हो सकता है कि ट्विंस हो जाए और हो सकता है कि अलग अलग बच्चे हों, तो लेकिन बच्चे होना जायज है इसके। ठीक है, तो पाकिस्तान के टुकड़े बहुत जल्द हमें देखने को मिलेंगे। अब रही बात आगे की कि ये जो पाकिस्तानी है, ये बलूचिस्तान और सिंध प्रांत में हम देखते हैं कि भाई पूरी एक इसकी ट्रेन हाईजैक कर ली जाती है और ट्रेन हाईजैक करने के बाद में बलूचिस्तान में रख ली जाती है और बलूचिस्तान के लोग उसको वापस ट्रेन को रिफंड नहीं कर रहे हैं, बहुत लंबे प्रांत से। तो भारत का कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग सपोर्ट हो सकता है, ऐसा हो सकता है, इसलिए पाकिस्तान थोड़े समय से नाराज हो। तो ये जो सिचुएशंस हैं, और सिंध को अलग करने की भारत की एक अलग स्ट्रेटेजी है। और अगर पाकिस्तान को खत्म करना है तो भारत ने जिस प्रकार से सिंधु जल समझौता रद्द किया है वही एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। और क्यों हो सकता है हम आगे देखते हैं। देखिए, सिंधु नदी का जो पानी है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आता है और यहाँ पर जमा होने के बाद ये पूर्णतया जो इसका लाभांश है, यानी कि जो लाभ प्राप्त होता है, वो सिंध प्रांत को होता है। ठीक है, अब ये देखिए आप यहाँ पर ये सारा जो सिंधु नदी का पानी है वो पूरा सिंधु नदी जो सिंध प्रांत है यहाँ पर आता है। दूसरी बात है कि जो सिंध प्रांत है वही एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर पाकिस्तान को बेहतर कृषि मिल सकती है। बाकी जो जमीन है इनकी सारी वो इतनी उपजाऊ नहीं है, या खारी जमीन हम कह सकते हैं। वहाँ पर जो मिट्टी की है वो मिट्टी उतनी बेहतर नहीं है जितनी सिंध की है। तो सिंध का, पाकिस्तान का 70% जो फूड है वो सिंध से प्राप्त होता है। तो भारत ये चाहता है कि सिंध पाकिस्तान से अलग हो जाए और बलूचिस्तान खुद एक फाइट कर रहा है। तो ये दो जो राज्य है, बड़े राज्य है पाकिस्तान के, वो दोनों यहाँ से अलग होना चाह रहे हैं। तो ये एक थोड़ी सी स्टोरी थी। उसके साथ में ही देखिए क्या होता है कि हम ये समझ लेते हैं कि पाकिस्तान में जिस तरीके से हमें किसी मुस्लिम्स का, क्या सारे मुस्लिम्स का इसका काम हो सकता है? तो जो मुस्लिम्स हैं क्या उनका ये सारा कार्य हो सकता है? तो ऐसा नहीं है कि सभी मुस्लिम्स जो हैं वो आतंकवादी ही हो। हम सामान्यतया क्या पाकिस्तान और मुस्लिम्स को दोनों को समानार्थी सब समझ लेते हैं कि पाकिस्तान यानी कि मुस्लिम्स। हम यहाँ देखते हैं कि ये जो घटना हुई है उसके बाद में सभी जो दल हैं वो सभी एक साथ आ जाते हैं। उसके साथ में जितने भी मुस्लिम्स दल हैं जिन्हें हम कट्टर मुस्लिम्स कहते हैं, ओवैसी हो गया, समाजवादी पार्टी के समर्थक हो गए, वो भी भारत सरकार के साथ में है। जो बांग्लादेश की ममता बनर्जी है वो भी भारत के साथ में है। इस प्रकार के भारत के जितने भी मुस्लिम्स हैं वो भी इनके साथ में है। जामा मस्जिद से अनाउंस करा दिया जाता है, वो निंदनीय कार्य है पाकिस्तान का। इस तरीके से सभी पाकिस्तानी जो है, जो मुस्लिम्स हैं, भारतीय मुस्लिम्स हैं, वो सारा सपोर्ट में आ जाते हैं। अब इसके पीछे क्या राज हो सकते हैं? जो ये युद्ध किया है उसके पीछे क्या राज हो सकते हैं? कि एक तो यही कि जो भारत के हिंदू हैं और जो मुस्लिम्स हैं वो दोनों झगड़े, इनका एक ये कार्य हो सकता है। तो ये कार्य इसमें विफल हो गए क्योंकि हम देख रहे हैं कि सभी अभी समान रूप से हैं। दूसरा, कश्मीर से पर्यटन जो है वो खत्म हो जाए, ताकि अगर हम बाइकआउट करेंगे कश्मीर का, कि कश्मीर में बाइकआउट कर लेते हैं, तो ये हमारा फेलियर होगा, पाकिस्तान की जीत होगी। किस तरीके से? अगर हम कश्मीर का बाइकआउट करते हैं और कश्मीर में जो अभी पर्यटन से पैसा मिला है उस सारे पैसों से अगर कश्मीर में बेहतर सुविधाएं हो रही है, हम देख रहे हैं पिछली बार से 2019 से लगा के अभी तक कि कश्मीर में काफी हालात सुधरे हैं। जो पत्थरबाजी हो रही थी वो भी डाइवर्ट हुए हैं, काफी हालात भी सुधरे हैं। तो ये पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा है और पाकिस्तान चाहता है कि अगर हम कश्मीर को थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे तो वहाँ के
जो भारत के लोकल लोग हैं वो कश्मीर का अगर बाइकआउट करते हैं तो ये जो जनरेशन है, आने वाली वापस जो जनरेशन है वो फिर वापस उसी में इन्वॉल्व हो जाएगी। तो ये लोकल सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा पाकिस्तान को। तो अगर हम इस तरीके का कार्य करते हैं तो भी ये हमारी गलती होगी। तीसरी बात है कि अगर हम आपस में लड़ते रहे, यानी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों आपस में लड़ते रहे, तो भी यही जीत पाकिस्तान की भी होगी और पाकिस्तान यही चाहेगा। अब पाकिस्तान को हम किस तरीके से खत्म कर सकते हैं, पाकिस्तान को हम किस तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो क्या वॉर जो है वो एक बेटर उपाय है? और यही एक आज के सेशन का मुख्य प्रश्न है कि वॉर जो है क्या भारत पाकिस्तान में होने जा रही है? तो मुझे संभवतः ऐसा लगता है कि हाल फिलहाल में वॉर नहीं होगी। इसका क्या कारण है? देखिए, पहली बात तो ये कि दोनों जो है वो न्यूक्लियर पावरफुल कंट्री है, और न्यूक्लियर पावरफुल कंट्री होने के साथ में ही इनके जो मुद्दे होते हैं वो यूएन देखता है, यानी कि जो यूएन है वो सामान्यतया तो इसमें नहीं देने, जो युद्ध है वो नहीं होने देगी। और मुझे भी नहीं लगता है कि जो भारत सरकार है वो युद्ध में अपने देश को या आर्मी को इन्वॉल्व करेगी, क्योंकि अगर युद्ध होता है तो इसका डायरेक्टली जो फायदा है वो पाकिस्तान को होगा। किस तरीके से? कि भारतीय आर्मी जो है वो सिविल के लिए काम करती है, और वो जो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी आर्मी है वो सिविल्स के अप में कार्य करती है, यानी कि सारा राष्ट्र उनके अंडर में रहता है। तो वो हारेंगे, ये निश्चित रूप है। लेकिन अगर वॉर होता है तो भारत की भी कुछ आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है, क्योंकि युद्ध में इन्वॉल्व होने के कारण आर्थिक स्थिति राष्ट्रों की खराब होती ही है। हम चाहे रशिया या यूक्रेन का युद्ध ले लें, गाजा और इसराइल का हम उदाहरण ले लें, तो इसमें हम दोनों चीजों की देखते हैं। तो वॉर हाल फिलहाल नहीं लगता है। लेकिन हाँ, ये बात है कि जिस तरीके से अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारा था, उसी तरीके से कुछ स्ट्राइक ऐसी करे कि ये जो जितने भी पाकिस्तानी सरगना है इन सभी को एक एक करके चुन चुन के सरकार मारे। ये एक रास्ता इसमें हो सकता है जो मुझे संभवतया सही लगता है और स्ट्रांगली हो सकता है। तीसरा क्या कारण हो सकता है भारत सरकार का? कि सिंध प्रांत जो है उसको और जो बलूचिस्तान है उसको, इन दोनों को पाकिस्तान से अलग करे, और जो सपोर्ट है वो भारत सिंध प्रांत और बलूचिस्तान को दे, ताकि ये दोनों पाकिस्तान से अलग हो जाए और फ्रीडम हो जाए। बाकी पाकिस्तान रहेगा बिल्कुल आधा, और बड़े बड़े जो प्रांत है वो हो जाएंगे अलग। ये और फोर्थ कारण ये है कि अगर हम पाकिस्तान को आर्थिक कारणों से माने, यानी कि आर्थिक जो कारण है उससे पाकिस्तान को मारा जाए, क्योंकि लगातार आप देख रहे होंगे कुछ सालों से पाकिस्तान की हालत बहुत ज्यादा खराब है। और आर्थिक कारण जिसका हमने पहला उदाहरण देखा भी यहाँ पर, कि सिंधु नदी का जो पानी है वो रोक दिया गया, और अचानक से जो चिनाब का है वो पानी छोड़ भी दिया गया, है ना। तो ये इंडस नदी अगर हम यहाँ पे पानी छोड़ देते हैं तो पहले ही उनके वहां पे इतनी क्राइसिस मची हुई है, और सिंध प्रांत में अगर फूड का अनबैलेंस्ड हो गया तो यहाँ पर पाकिस्तान को सपोर्ट मिलना बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो ये 4 कारण ऐसे हो सकते हैं जो भारत सरकार अपना सकती है, और साथ में ही इन चारों कारणों के सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि अगर हम किसी देश को आर्थिक रूप से खत्म कर दें, तो हो सकता है कि वो देश पूरी तरह से टूट जाए। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसका परिणाम तो हमें फटाफट से मिल जाता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जिसका परिणाम बहुत लंबे समय से मिलता है। जैसे कि अगर युद्ध अभी होता है तो परिणाम तुरंत मिल जाएगा, लेकिन इनके जो प्रभाव होंगे वो दूरगामी होंगे। लेकिन भारत सरकार अगर आर्थिक रूप से इनको अनबैलेंस्ड कर दे पाकिस्तान को, तो इनके परिणाम तो तुरंत नहीं मिलेंगे, लेकिन प्रभाव हमें बहुत दूरगामी दिखाई देंगे, और प्रभाव इतने भयानक हो गए कि पाकिस्तान आने वाले समय में शायद हो ही ना। तो ये था आज का सेशन, और ये था आपको कुछ मेरी तरफ से समझाने का प्रयास, जिससे मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश की। कुछ न्यूज़ चैनल से हट के बात की, और कुछ ऐसी बात की जिससे आपको ये समझ आ सके कि हाँ, जो आज जो सिचुएशंस चल रही है उस सिचुएशंस में क्या क्या नई चीज़ें हो सकती हैं। दोस्तों, तो अंत में मैं कुछ पंक्तियों के साथ में अपनी बात को विराम दूंगा कि जंग तो खुद एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी,
जंग तो खुद एक मसला है। जंग क्या मसलों का हल देगी? आज खून और लाशें देगी, कल भूख और एहतियात देगी। लेकिन ए शरीफ लोग, जंग टलती रहे तो अच्छा है। लेकिन ए शरीफ लोग, जंग टलती रहे तो अच्छा है। हर घर में सम्मा चलती रहे तो अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले इसी तरह के सेशन में। आई होप मैंने अपनी बात आपको समझाने की कोशिश की होगी और आपको कुछ समझ में इस टॉपिक से रिलेटेड आया होगा कि सरकार भविष्य में क्या निर्णय ले सकती है, क्या सरकार को निर्णय लेने चाहिए। खैर, उनको सलाह देने वाले वहाँ बहुत दिग्गज लोग बैठे हैं, लेकिन हम अपनी बात को बेहतर तरीके से लोगों तक समझा सकें और पहुँचा सकें, यही हमारा उद्देश्य है। मिलते हैं अगले सेशन में। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।